नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। देश भर में जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग चरम पर है, तो वहीं इसी बीच मोदी सरकार ने अपना एक अलग ही चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि अगली जनगणना में जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। यह खबर जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही विवादास्पद भी। तो आइए इस ऐतिहासिक फैसले को करीब से समझते हैं। क्या है जातिगत जनगणना, इसका इतिहास क्या रहा है, इसने राजनीति को कैसे प्रभावित किया और इसके फायदे एवं नुकसान क्या हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने ऐलान किया कि होने वाली अगली जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि समाज के हर वर्ग को उसका हक मिले और नीतियां अधिक समावेशी हों। लेकिन यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब बिहार विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज है। क्या यह सामाजिक सुधार की दिशा में एक कदम है या फिर एक चतुर राजनीतिक चाल? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास की ओर देखना पड़ेगा। जाति जनगणना का इतिहास क्या है? आपको बता दें कि जाति जनगणना का विचार नया नहीं है। ब्रिटिश काल में 1871 से 1931 तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना में जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए जाते थे। उस समय इसका मकसद था जनसंख्या की सामाजिक संरचना को समझना और शासन को मजबूत करना। 1931 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 52% थी। लेकिन आजादी के बाद 1951 की जनगणना में सरकार ने केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की गणना जारी रखी और अन्य जातियों के आंकड़े एकत्र करना बंद कर दिया। 1961 में केंद्र ने राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने की छूट दी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक डेटा नहीं था। फिर 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC शुरू की, जिसमें जाति आधारित आंकड़े जुटाए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस डेटा को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अब 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होगी। यह निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति इसे और दिलचस्प बनाती है। राजनीति पर प्रभाव, वोट की जंग। जी हां, भारत में जाति और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में जहां जातिगत समीकरण ही चुनावी जीत का आधार बनते हैं। इस घोषणा को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पहले बीजेपी और उसका वैचारिक संगठन RSS जातीय जनगणना को हिंदू एकता के लिए खतरा मानते थे, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत के बीच गहन चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। बीजेपी अब इसे सामाजिक समावेश का हथियार बनाकर ओबीसी और दलित वोटरों को लुभाना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी इसे अपनी जीत करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमने सालों तक इसके लिए संघर्ष किया, यह सामाजिक न्याय की जीत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने इसे पिछड़ों की ताकत और समाजवादी विचारधारा को मानने वालों की जीत बताया और राजद कार्यालय में पटाखे जलाकर मिठाइयां बांटकर जश्न भी मनाया। जबकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे PDA पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की एकजुटता का परिणाम कहा। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि बीजेपी ने विपक्ष के एक बड़े चुनावी मुद्दे को छीन लिया, जिससे उनका चुनावी राजनीति में प्रभाव जरूर कम होगा। बिहार में 2023 में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक ओबीसी और ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% थी। इस सर्वे ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था। अब केंद्र की यह घोषणा बीजेपी को उस नुकसान को कम करने का मौका दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या वास्तव में सामाजिक बदलाव का प्रयास? आइए अब इस फैसले के फायदे और नुकसान को जानते हैं। जाति जनगणना के फायदे क्या हैं? फायदा नंबर 1 है सामाजिक न्याय। विशेषज्ञों के अनुसार जातिगत जनगणना से यह साफ होगा कि कौन सी जाति सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा वंचित है। इससे सरकार को आरक्षण,
शिक्षा और रोजगार की नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा फायदा है पारदर्शी आंकड़े। जी हां, अभी तक राज्यों के जाति सर्वेक्षणों पर अपारदर्शिता के आरोप लगते रहे हैं। राष्ट्रीय जनगणना से एक समान और विश्वसनीय डेटा मिलेगा। तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा है ओबीसी सशक्तिकरण। मंडल आयोग ने ओबीसी की आबादी 52% मानी थी, लेकिन इसे साबित करने के लिए सटीक आंकड़े नहीं हैं। यह जनगणना गैर प्रमुख ओबीसी जातियों को उनका हक दिलाने में मदद कर सकती है। इस जातीय गणना के आंकड़ों के आधार पर सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों के लिए बेहतर नीति निर्माण करने में मदद मिलेगी, जिससे संसाधनों का वितरण अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। तो वहीं जातिगत जनगणना के कुछ नुकसान भी हैं। एक बड़ा नुकसान है सामाजिक तनाव। कुछ लोग मानते हैं कि यह पुरानी जातिगत पहचानों को और मजबूत करेगा, जिससे सामाजिक एकता को नुकसान हो सकता है और फिर से ऊंची नीची जाति का भेदभाव शुरू हो सकता है। दूसरा है राजनीतिक दुरुपयोग। इस डेटा का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए हो सकता है और यह करना बेहद ही आसान है। कौन सी जाति कितनी है, किसकी जनसंख्या कम है या किसकी जनसंख्या ज्यादा है, और इस हिसाब से ज्यादा जनसंख्या वाली जातियों को अनुचित लाभ प्रदान करके बड़े ही आसानी से जात की राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। इन्हें गिनना और वर्गीकृत करना बेहद जटिल और महंगा होगा और इसमें देश के बहुत सारे संसाधन खर्च होंगे। चौथी और अंतिम बात है विरोध की आशंका। जी हां, सवर्ण जातियों में यह डर है कि इससे उनको मिलने वाले लाभ एवं अवसर कम हो सकते हैं और इसी वजह से सवर्ण एवं पिछड़ी जातियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की भी प्रबल आशंका है। फिलहाल यह फैसला कई सवाल खड़ा करता है। जनगणना कब और कैसे होगी? डेटा को कैसे सुरक्षित और पारदर्शी रखा जाएगा? क्या सरकार इसे सामाजिक सुधार के लिए इस्तेमाल करेगी या यह सिर्फ एक चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत के सामाजिक ढांचे को और समावेशी बना सकता है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ, जी हां, अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो यह समाज को और भी बांट सकता है। बहरहाल जातिगत जनगणना की यह घोषणा भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। यह एक ऐसा कदम है जो सामाजिक समानता की दिशा में मील का पत्थर बन सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी कम नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला देश को एकजुट करेगा या विभाजन पैदा करेगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।